हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा लोग, आपकी काजोल मैम आपका स्वागत करती है अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चे, एज पर द न्यू स्केड्यूल आज हमारी बिजनेस स्टडीज की क्लास है और आज की क्लास वैसे भी बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पढ़े, हमने उसके एमसीक्यूज भी करे, हमने केस बेस्ड क्वेश्चंस भी करे, इवन हमने असर्शन, रीजन और बहुत 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 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज भी डिस्कस करी। तो चैप्टर नंबर 1 की तैयारी तो हमारी बहुत अच्छे से हो गई है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हों जिन्होंने अभी भी चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है। बच्चे, चैप्टर नंबर 2 पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ना जरूरी है। तो अगर किसी ने अब तक नहीं पढ़ा है तो जाइए प्लेलिस्ट पर, वहां पर आपको बिजनेस स्टडीज क्लास 12 2024-25 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको चैप्टर नंबर 1 की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर चैप्टर नंबर 2 अब हमें क्या समझाने वाला है। बच्चा, चैप्टर नंबर 2 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में 2 लोग हैं। हमें यहाँ 2 लोगों के बारे में पढ़ना है और ये जो 2 लोग हैं ना, ये हमारी पूरी 12th के लिए खतरनाक है। पता है क्यों? एक तो ऐसा है जो हमें प्रैक्टिकल से परेशान करेगा, इवन दोनों ही, बट ज्यादातर हम एक से ही डरते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स में, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी एक फाइल भी प्रिपेयर होती है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और एक ऐसा है जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर में क्वेश्चन आता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 2 की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के टाइटल से। चैप्टर नंबर 2 का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई, हम सभी की जिंदगी में ना ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या आपने कभी कोई स्कूल देखा है जिसमें प्रिंसिपल ना हो? बिना प्रिंसिपल के क्या ही स्कूल है। अब ये प्रिंसिपल किस काम के लिए जाना जाता है? भाई, उसका काम है कि जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्कूल है, उसे टाइम टू टाइम उस स्कूल के लिए डिसीजन लेना है ना भाई, कि स्कूल में क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, उसके बारे में उसको सोचना होता है। तो इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस स्कूल के लिए डिसीजन ले रहे हैं, है ना। चलो और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बड़े परेशान होते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, तो हम लोग बहुत दुखी रहते हैं। तो जब एक दुखी चेहरे के साथ हम लोग अपने घर में एंटर करते हैं ना, तो कहते हैं कि माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे के चेहरे से पढ़ लेती है कि हमारा बच्चा परेशान है। तो आप एक दुखी मन से अपने घर पे गए, आपकी मम्मी ने देखा कि मेरा बेटा बड़ा परेशान है, तो मम्मी ने आपको बिठाया अपने पास, बेटा से पूछा कि बेटा क्या दिक्कत है, क्यों आप इतना परेशान है। आपने अपनी समस्या उनके सामने रखी। अब देखो क्या है ना, कि कभी आपके पेरेंट्स भी तो आप ही की एज से होकर गुजरे हैं ना, हम लोग या आपके पेरेंट्स आप ही की एज से होकर गुजरे हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आज आप लोग अपनी जिंदगी में फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं वही सारी प्रॉब्लम्स हमने भी अपनी जिंदगी में फेस की होंगी ना। तो उन्हीं चीजों से, उन्हीं सिचुएशन से हमने एक्सपीरियंस गेन किया, हमने देखा कि ऐसी प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो आपकी जब प्रॉब्लम आपकी मम्मी ने सुनी, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से आपके सामने कुछ बातें रखी, कुछ सॉल्यूशंस बताए। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन जो वो बता रही हैं आप एग्जैक्टली वही चीज अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो भाई, वो समय और था और ये समय और है। हाँ, बट कहीं ना कहीं उनकी वो बातें, उनके वो सजेशंस, वो आपके लिए कुछ गाइडलाइंस का काम कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं आप उन चीजों से कनेक्ट कर पा रहे होगे कि हाँ यार, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन इसमें कुछ चेंज करके अप्लाई किया जा सकता है। दैट मीन्स जब आप कुछ सोच रहे थे, आपको एक डिसीजन लेना था, तो आपके मम्मी के बताई हुई बातें आपके काम आई और आपने वो डिसीजन ले लिया। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं।
जितने भी लोग गीता के बारे में जानते हैं, हमारी जितनी भी हॉली बुक्स हैं, मतलब जितनी भी हमारी ये बुक्स हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ बताती हैं, समझाती हैं, जीवन के बारे में हमें बहुत ज्ञान देती हैं। तो ऐसा गीता के लिए कहा गया है, मैं सिर्फ किसी एक बुक के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसा सभी बुक्स के लिए ही होता है। बट कहते हैं कि जो गीता की बुक है ना, उसमें हमारी लाइफ से रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, उस प्रश्न के साथ अगर आप गीता को पढ़ते हो तो आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, ऐसा कहा गया है। तो लेकिन वो एग्जैक्टली सॉल्यूशन नहीं होते, पर हाँ कहीं ना कहीं उससे आपको एक रास्ता जरूर मिलता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको क्यों दिए? मैडम आप क्यों इतना सामाजिक ज्ञान बांट रहे हो, इसके पीछे रीजन क्या है? बच्चे, ये जो हमारी बिजनेस स्टडीज है ना, ये कोई अलग नहीं है, ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हमारी प्रैक्टिकल चीजें ही हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर जो थियोरेटिकली प्रेजेंट कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको इतना ज्ञान बांटा, वो इसलिए बांटा ये चीज समझाने के लिए कि हमारी जिंदगी की सिचुएशंस में हमें बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। उन डिसीजंस को लेने से पहले हमें कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइंस चाहिए। हमें चाहिए कि कोई हमें आके बताए कि यार क्या करें इस सिचुएशन में, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम उस चीज को फेस कर रहे हैं। तो ऐसा ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मैनेजर्स के साथ भी तो होता है। वो भी तो बहुत सारी बिजनेस प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। तो यार उन्हें भी तो चाहिए ना कि कोई एक बुक हो जिसको वो उठाएं और उसके अंदर उनको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उनकी वही बुक है जो उनको एक रास्ता दिखाती है, एक डायरेक्शन देती है कि अगर आपको बिजनेस के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी भी आपको डिसीजन लेना है और आप परेशान हैं, तो आप इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफी हद तक अब आप ये समझ चुके होंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। चलिए आइए देखते हैं कि हमारी बुक की डेफिनेशन इसके बारे में क्या कहती है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये POM प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही है। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। बच्चे ये वर्ड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल गाइडलाइंस। मतलब वही कि ये एकदम तुरंत ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ ठीक है यही कर लेते हैं, क्योंकि देखो हमारी जिंदगी एक एग्जाम है, लेकिन क्वेश्चन पेपर सबका अलग है। हम उससे एक हिंट तो ले सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में क्या होगा, बट सेम आंसर नहीं लिख सकते हो आप। सो लाइकवाइज ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये सिर्फ गाइडलाइंस है कि देखो कभी हम भी ऐसे सिचुएशन में थे तो हमने ये काम किया था। तो ये आपको गाइडलाइंस देती है किस चीज के लिए? फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में रहकर आपको बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, तो उस डिसीजन के लिए हम आपको कुछ गाइडलाइंस दे देते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। क्योंकि यहां पर आप कहीं ना कहीं किसके साथ डील करते हो? ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हो। तो ऐसे में आपको जरूरत है गाइडलाइंस की। तो वो गाइडलाइंस कौन दे रहा है आपको? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। समझ आया? उसके बाद, बट दीज आर नॉट द रिजिड, ये कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते। क्यों? जैसे मैंने अभी बताया ना, मम्मी ने सॉल्यूशन बताया था, लेकिन ये नहीं कि आपको बिल्कुल उसको वैसा ही अप्लाई करना है। क्यों? वो समय और था, ये समय और है। इसी तरीके से जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप यूज करते हैं तो एग्जैक्टली आप इसको यूज कर ले ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, कई बार कुछ चेंज करना पड़ता है एज पर द सिचुएशन, क्योंकि सबकी समस्याएं अलग है भाई। आपकी समस्या से सिर्फ हम कुछ सीख रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, बट हमारी समस्या अलग हो सकती है, तो उसमें कुछ चेंजेस करके हम अप्लाई कर देंगे। सो दीज आर नॉट रिजिड एज अ प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस एज दीज डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि यार हम सभी को पता है कि हम ना ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं और हम सभी का ह्यूमन बिहेवियर अलग है, तो इसलिए यहां पर इनके अंदर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 चीजों से कंपेयर किया गया। अब वो 3 चीजें क्या हैं? देखो, द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, द टेक्निक्स एंड द वैल्यूज। इन 3 चीजों के साथ हम लोग अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है ये प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस के बारे में है, यहाँ पे टेक्निक्स के बारे में और यहाँ पे वैल्यूज के बारे में है। और ये जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है। ठीक है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सबसे पहला कंपैरिजन, द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस विद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम कंपैरिजन? प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस का प्रिंसिपल ऑफ
मैनेजमेंट के साथ। चलो जी, पहला प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट, जैसे हैं वैसे ही अप्लाई किए जाएंगे, आप इनको बदल नहीं सकते। आप जैसे कि हमारे जो घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, आपने उनको देखा होगा, थोड़े से ना स्ट्रिक्ट वाले होते हैं, मतलब वो अपने आप को जैसा है वैसा ही रहना पसंद करते हैं। उनको अपने आसपास की चीजें भी वैसी पसंद है जैसी वो आज तक करते आए हैं। उनको ना चेंजेस पसंद नहीं होते, बहुत रिजिड होते हैं वो अपनी कुछ चीजों को लेकर। लाइकवाइज प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस भी है, ये कहता है हम नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। बट ये जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ये कहता है जैसा वक्त है वक्त के साथ बदल जाओ। इंसान ही है ना, इंसान कभी एक जैसा थोड़ी रहता है, वक्त के साथ इंसान बदल जाता है। ऐसे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर ही तो है, तो ह्यूमन बिहेवियर के जैसे जैसे इंसान बदल जाता है एक वक्त के आने पर, ऐसे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी फ्लेक्सिबल है, ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस आर अप्लाइड स्टैटिक एंड इन एब्सोल्यूट मैनर। जैसे है वैसे ही अप्लाई किए जाते हैं, मीन्स कि हमें इनका आउटकम पता है कि क्या होगा। हमने इतने सारे लॉ पढ़े साइंस के अंदर, क्या किसी का भी रिजल्ट आपने अलग देखा क्या? सबका कंक्लूजन सेम ही निकलता है ना। बट जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये ना अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि जिनके साथ हम इसे अप्लाई कर रहे हैं ना वो अनप्रिडिक्टेबल है। भाई सामने वाला कैसे रिएक्ट कर जाए कुछ कह नहीं सकते। आज वो हमारे साथ बहुत हंस खेल के बात कर रहा है, कल करेगा, कल को वही बंदा हमसे मुंह फेर लेता है। देखिए ना ऐसे सिचुएशंस भी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल ये कहता है कि यार अनप्रिडिक्टेबल है, इसको आपको क्रिएटिवली अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस डोंट चेंज विद द टाइम, ये नहीं बदलते, दे आर द लॉयल वन, ये नहीं बदलते हैं बिल्कुल भी, ये बहुत लॉयल है हमारे लिए, ये बिल्कुल नहीं बदलने वाले। ये कहते हैं कि जैसा हमने आपको एक बार कह दिया ना, जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता वाला, तो ये वही है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। इन्होंने जैसा एक बार आपको बता दिया कि यार जी ये प्रिंसिपल होता है तो भाई यही होता है। बट ये तो मौसम की तरह बदलने वाले हैं भाई। देखो लिखा है चेंज विद द बिजनेस एनवायरमेंट, जैसे मौसम बदलेगा। अब यहाँ पे मौसम से मतलब ये धूप छांव बारिश से नहीं है, यहाँ मौसम से मतलब क्या है, बिजनेस एनवायरमेंट। जैसे हमारे आसपास के लोग रंग बदलेंगे हम भी बदल जाएंगे भाई। हम वैसे नहीं है कि हम बिल्कुल सेम रहेंगे तुम्हारे साथ, हम भी बदल जाएंगे, तो ये बदल जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको इसका डिफरेंस। अगला चलते हैं टेक्निक्स के ऊपर। अब टेक्निक्स क्या है, टेक्निक्स क्या होती है, किसी कम कहता है किसी काम को करने की टेक्निक है। व्हाट इज टेक्निक? सो टेक्निक आर द प्रोसीजर्स which involves a series of steps to achieve the desired goals। यानी कि अगर हमें कोई काम पूरा करना है तो उस काम को पूरा करने के लिए जो हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं उसे हम टेक्निक कहते हैं। वो प्रोसीजर जो है उसे हम टेक्निक कहते हैं। ठीक है जी। बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है फिर? भाई वो तो सिर्फ गाइडलाइंस है, वो सिर्फ गाइडलाइंस है। हमने आपको कहा कि देखो ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा करो नहीं कहा, ऐसा कर सकते हो, ये कहा है। तो दीज आर जस्ट द गाइडलाइंस, नॉट सो फ्लेक्सिबल। ऐसे ही जिस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, समटाइम्स इन सर्टेन सिचुएशंस टेक्निक्स कैन बी चेंज्ड, बट ठीक है, बट दीज आर नॉट सो फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा भी फ्लेक्सिबल नहीं है, बट हाँ कभी कभी बदलाव किया जा सकता है। बट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर हाईली फ्लेक्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यूज को अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वैल्यूज क्या है? हमारे आदर्श, हमारे संस्कार, वही हमारे मॉरल वैल्यूज जो हम सोसाइटी से सीखते हैं। देखो सोसाइटी में बहुत कुछ सिखाती है, सोसाइटी अच्छी बातें भी सिखाती है और बुरी बातें भी सिखाती है। हम सोसाइटी कहते हैं ना कि आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो लोगों के बीच में ही होता है। घर की चार दीवारी में किसी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता। जब आप लोगों के साथ बैठते हो, उठते हो, उनके साथ बातचीत करते हो, तभी आप डेवलप होते हो। तो सोसाइटी आपको बहुत कुछ सिखाती है और सोसाइटी में रहने के भी कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, जाने और अनजाने कुछ ना कुछ रूल्स हम सोसाइटी में रहकर फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्हीं वैल्यूज के बारे में बात की जा रही है। सो वैल्यूज आर द जनरल रूल्स फॉर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। सोसाइटी में रहते हुए किन रूल्स का हम फॉलो कर रहे हैं, सोसाइटी में रहते हुए किन रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, उसे यहाँ पर वैल्यूज कहा गया। जैसे
जब भी आप अपने से किसी बड़े से मिलते हैं तो आप उनके चरण स्पर्श करते हैं। सो दिस इज वैल्यू जो आपकी सोसाइटी आपको सिखा रही है। बिजनेस करते हुए भी बहुत सारी वैल्यूज हम लोग सीखते हैं, लाइक कि यार बिजनेस कर रहे हो तो किसी को धोखा देने के लिए कर रहे हो, किसी की जान से खेलने के लिए वो बिजनेस कर रहे हो, नहीं। आप लोगों को सर्व करने के लिए बिजनेस कर रहे हो, सोसाइटी के लिए बिजनेस कर रहे हो। सो दिस इज अ वैल्यू, ठीक है। बट अगेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन। यहाँ आप रूल्स के बारे में बात करते हो, वहां आप गाइडलाइंस के बारे में बात करते हो। उसके बाद ये बनती कैसे है वैल्यूज, कॉमन प्रैक्टिस से। आप जैसे जैसे सोसाइटी में रहते हो, आप डेली उन चीजों को देखते हो तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाती है वो चीजें, तो कॉमन प्रैक्टिस से वैल्यूज डेवलप हो जाती है। बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे तो रिसर्च होता है, हम वर्क सिचुएशन में रिसर्च करते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर द एथिकल इन नेचर। भाई एथिकल है ना कि हम कह रहे हैं कि जब हम कितने से किसी बड़े से मिलते हैं तो हम उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोगों को धोखा देने के लिए नहीं कर रहे। सो दीज आर द एथिकल थिंग्स, ये एथिकल होते हैं। बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर टेक्निकल। यहाँ पे ये टेक्निकल है क्योंकि यहाँ देखो ना, आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो ये एथिकल तो नहीं, ये टेक्निकल होता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 चीजों से कंपेयर किया, द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, द टेक्निक्स एंड द वैल्यूज। और हर जगह पर हमने ये देखा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो जस्ट हमारे लिए गाइडलाइंस है कि भाई डिसीजन कैसे लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इनके फीचर्स की तरफ। सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आखिरकार है कैसे। अगर मैं नेचर बोलूं, फीचर बोलूं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूं, बात एक ही है, ठीक है। बट उसे समझाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब इसको पढ़ने बैठेंगे तो आपके सामने पूरी तरीके से हो कि यार मेन हमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने यहाँ पे कुछ मेन ऐसी लाइंस लिखी हैं जो आपको केस स्टडी में देखने को मिल सकती हैं, या जिसे आप जब अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे तो आपको जरूर लिखना है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के लिए मैं आपको कहूंगी कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के लिए ध्यान से सुनिएगा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के लिए अंडर ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज की कैंटीन में फ्रूटी और फेंटा पीने गए। फ्रूटी और फेंटा, अरे मैम नेचर पढ़ाने बैठी हो, ये क्या कर रही हो। देखो बच्चे, मैंने यहाँ पर ये जो आपको पूरी एक लाइन बोली ना, ये मेरे निमोनिक है टू अंडरस्टैंड दीज नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देखो हम जब निमोनिक्स बनाते हैं ना, तो देखो हर एक चीज का नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठे होते हो ना, अगर आप हर एक टॉपिक का इस तरीके से आप निमोनिक बनाओगे तो वहां पे कुछ भी याद नहीं रहने वाला। हमें मेन चीजों का बनाना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इसका बनाया। तो अब ये लाइन आपकी कैसे काम आने वाली है, उसके लिए अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर क्या है। देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ये 7 नेचर आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, नंबर 2 इज जनरल गाइडलाइंस, नंबर 3 इज मेनली बिहेवियरल, नंबर 4 इज कंटिंजेंट, नंबर 5 कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, नंबर 6 फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एंड नंबर 7 इज फ्लेक्सिबल। जहां पर इनके कुछ इनिशियल्स मैंने यूज किए, जैसे कि यूनिवर्सल का यू, आप UN भी ले सकते हो, U, जनरल गाइडलाइंस का G, मेनली बिहेवियरल में से मैंने B लिया, कंटिंजेंट में से CO, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में से CA, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन में से FO, और फ्लेक्सिबल में से F, जिससे मुझे मिला अंडर ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज की कैंटीन में फ्रूटी। यहां मेरी फ्रूटी की स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज है, फ्रूटी एंड फेंटा पीने गए, ठीक है। पेड प्रमोशन नहीं है, ये अनपेड प्रमोशन हो रहा है फ्रूटी और फेंटा का, ठीक है ना। तो जी इस तरीके से मैंने आपको याद करने का एक तरीका बता दिया है। अब देखते हैं 1 बाय 1 कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नेचर क्या कहता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है, जो हर जगह अप्लाई किया जा सकता हो उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यानी कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो आपके हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है चाहे स्मॉल है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है। आप हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं।
अब मैम आपने तो कहा था कि ये हर जगह अप्लाई सेम तरीके से नहीं किए जा सकते। तो बच्चे यहाँ पर मैंने कब कहा कि सेम तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं? मैंने कहा कि आप इसे हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं, बट एज पर योर सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, बट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, विच मीन्स दीज कैन बी अप्लाइड टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट जनरल गाइडलाइंस। अब इसके ऊपर तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस टू एक्शन। भाई जो हमें एक कदम आगे बढ़ाना है ना, उस एक कदम को आगे बढ़ाने के लिए जो रास्ता है, देखो अब हमारे सामने बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बट उसमें से कौन सा रास्ता सही है, इसका एक जो चुनाव करना है, जो हमें डिसीजन लेना है, उसके लिए ये हमें एक हेल्प कर देते हैं कि आप इस तरीके से इस काम को कर सकते हो। बट These are not the ready-made solution to all your business problem। पर ये कोई चैट जीपीटी और ये आपका एआई नहीं है कि आपने अपना टॉपिक डाला और तुरंत आपके सामने एक सॉल्यूशन है। ना जाना ना 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 ना, ये वो सब चीजें नहीं है। यहाँ पर ये आपकी वो रेफरेंस बुक है भाई कि देखो इसमें से पढ़ो, हो सकता है तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस हैं, बट रेडीमेड सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थर्ड मेनली बिहेवियरल। यार हम डेफिनेशन में पढ़ के आया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बिहेवियर्स के साथ डील करता है। यहाँ पर हमें अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं ना कि एक पूरी जनता होती है, यहाँ पे अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं यार, अलग अलग लोगों के साथ डील करना होता है। कोई बहुत ही खुशमिजाज भी होता है, तो कोई अड़ियल होता है, कोई थोड़ा सा सनकी भी होता है। तो भाई हर तरीके के लोगों के साथ हमें डील करना है। किसी का क्या पता, अभी मैंने बैठ के किसी के साथ बातचीत करी, मेरे से बहुत हंस के वो बात कर रहा था, उसी जोक पे वो आ करके वो खूब हंसा, मैंने उसकी पूरी खिल्ली उड़ाई तो वो खूब मेरे साथ हंसा। पर दूसरे पल जब मैंने फिर से उसके साथ कुछ ऐसा करा तो भाई वो तो मेरे ऊपर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। तो भाई अनप्रिडिक्टेबल है, ह्यूमन बिहेवियर है ना। कई बार होता है ना किसी की हमें 100 बातें भी बुरी नहीं लगती और लगने को वो एक बात ही हमारे दिल पे चुप जाती है। तो भाई अनप्रिडिक्टेबल है ह्यूमन बिहेवियर। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारी मदद करते हैं कि ठीक है यार अनप्रिडिक्टेबल तो है, बट उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उनको कैसे अपने कब्जे में किया जा सकता है बेसिकली। तो वो हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताते हैं। ऑल्सो these enable a better understanding of a relationship between human and material resources। even ये हमें ये भी बताते हैं कि किस तरीके से human and material resources के बीच में एक relationship establish करना है, क्योंकि देखो जब आप यहाँ पर काम कर रहे हो तो जो ह्यूमन रिसोर्स है और आपने जो उसको मटेरियल प्रोवाइड किया है, उन दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप होना चाहिए कि क्या देना है। अगर आप यहाँ पे मिसमैच कर दोगे तो भी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सो दीज आर बिहेवियरल इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं, विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज द कंटिंजेंट। अब कंटिंजेंट और फ्लेक्सिबल, बेसिकली ये दो आपके ऐसे पॉइंट है जिससे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। तो मैं आपका वो कंफ्यूजन दूर करती हूँ। देखो कंटिंजेंट बहुत ध्यान से समझना। कंटिंजेंट का मतलब है कि द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। क्या चल रहा है अभी, क्या चल रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि भाई मुझे नहीं पता कि बाद में क्या होगा। आई लिव इन प्रेजेंट। अभी क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब है कि यार अभी की जो मेरी सिचुएशन है, मेरे मैनेजमेंट प्रिंसिपल उसके ऊपर बेस्ड है। मींस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर सिचुएशनल इन नेचर। जैसी सिचुएशन है आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल अप्लाई करना है। आपको देखना है इन गाइडलाइंस को इस्तेमाल करने से पहले कि सिचुएशन क्या है। भैया मेरा वो एग्जांपल याद रख लो, मम्मी और बेटे के बीच की बातचीत वाला। मम्मी ने अपने एक्सपीरियंस से सॉल्यूशन बताया ना, बट मैंने आपको एक लाइन फिर से वही वाली बोली कि वो समय और था और ये समय और है। जो उस टाइम पे मम्मी ने कहा जरूरी नहीं है उस टाइम पे उन्होंने जो डिसीजन लिया वो अब भी डिसीजन लेकर आपका काम बन जाए। सपोज करो कि एक पर्सन है। अब क्या हुआ कि पहले वो सिंगल था। जब वो सिंगल था तो भाई जब मन चाहता था मूवी देखने को जाता था, जब मन चाहता था जहां मर्जी घूमने के लिए जाता था, जब मन करता था खाना खाता था। ठीक है, ऐसे उसकी लाइफ बड़ी मौज मस्ती में गुजर रही थी। अब अचानक से उसके साथ एक दुर्घटना घटी। क्या है दुर्घटना? कि भाई वो सिंगल से डबल हो गए, यानी कि उनकी शादी हो गई। अब शादी के बाद उन्होंने सोचा कि भाई चलो अब भी जब मर्जी घूमने जाएंगे, जब मर्जी मूवी देखेंगे, जब मर्जी खाएंगे पिएंगे। हो सकता है क्या?
भाई अब उसे क्या करना है, अब उसे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जीना है कि जब मैडम जी कहेंगी तब घूमने जाएंगे, जब मैडम जी कहेंगी तब खाना खाएंगे। क्यों भाई, सिचुएशन वही बंदा है ना, पर वही बंदा पहले अलग तरीके से जी रहा था, अब अलग तरीके से जी रहा है। क्यों, सिचुएशन बदल गई। आपको आज की तरीके से जीना है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप उस तरीके से जियोगे। तो ये यही तो कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल कि भाई कल क्या था और क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अभी क्या सिचुएशन चल रही है, अभी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। सो दिस इज कंटिंजेंट। उसके बाद नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी अगर घटना हुई है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसा है, किसी एक बॉस ने देखा कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक ऐसा डे सेट कर दें, सपोज सैटरडे हमने एक ऐसा सेट कर दिया जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन में अगर 8 घंटे काम होता है तो 4 घंटे काम होगा, 4 घंटे काम होगा, 4 घंटे फन एक्टिविटी होगी, मौज करेंगे 4 घंटे। भाई पूरे हफ्ते काम करते हैं तो थोड़ा सा मौज ही बनता है। तो उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करी कि भाई सैटरडे, ऑन एवरी सैटरडे 8 घंटे का हम काम करते हैं तो 8 में से हम 4 घंटे काम करेंगे, 4 घंटे वी विल हैव फन। तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हुए, एक पॉजिटिविटी देखने को मिली ऑर्गेनाइजेशन में, और सारे एम्प्लॉयज खुश और सारे सैटरडे का इंतजार कर रहे हैं सब लोग। तो एक पॉजिटिविटी दिखी, ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ही बदल गया कि जो लोग भी फ्राइडे तक एक दूसरे से मुंह बनाए बैठे हुए थे, सैटरडे सब मस्ती करते थे। तो यानी कि यहाँ पर ये जो पॉलिसी आई, ये कॉज है, और ये जो हैप्पीनेस आई ऑर्गेनाइजेशन में, एक मोटिवेशन सा आया ऑर्गेनाइजेशन में, ये उसका इफेक्ट है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल यही कहता है कि यार यहाँ पर ना सारी चीजें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहता है कि जब भी आप कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करते हो तो वो एक कॉज है, और उससे जो आपको आउटकम मिलेगा वो उसका रिजल्ट है। जैसे कि चलो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, बहुत ही सिंपल वाला। हमारा एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम को बांटना। देखो जब हम काम को बांटते हैं ना अकॉर्डिंग टू द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी कि जिसको जो काम करना आता है उसको हम वही बांटते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम रिपीटेडली एक ही काम को कर रहे हैं, भाई आप रोज आते हो, रोज आप एक कंप्यूटर को रिपेयर कर रहे हो, रोज कर रहे हो, रोज आप उसी काम को कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी स्पेशलाइजेशन आएगी। अब स्पेशलाइजेशन आएगी तो आप वेस्टेज कम करोगे, यानी कि एफिशिएंसी आएगी। अब सपोज करो कि मेरे को ना दाल मखनी बनानी, मेरे को नहीं आती बनानी, तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेनिंग ली, दाल मखनी बनानी सीखी, पर रोज दाल मखनी बना रही हूँ, रोज दाल मखनी बना रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा बढ़िया लजीज बनाऊंगी ना, और मुझे पता चल जाएगा नमक मिर्च मसाले का हर चीज का हिसाब पता चलेगा, वेस्टेज नहीं होगी, तो मेरी स्पेशलाइजेशन आएगी। तो यानी कि ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है ये है कॉज, और उससे मिलने वाला स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी क्या है, उसका इफेक्ट। ठीक, सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हेल्प करता है कि जो भी मैनेजरल एक्शन है उसका आउटकम क्या हो सकता है। मैं कह रही हूँ ना हर एक प्रिंसिपल का एक आउटकम है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यही बताता है कि जब आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करोगे ना अपने बिजनेस के अंदर तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो यही बताने में मदद करते हैं हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखो जितने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो ऐसे नहीं है कि यार हम एक थॉट आया और हमने उसके बाद कह दिया जी ये प्रिंसिपल होता है, ना ना। हम पहले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में गए, हमने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, तब जाके हमने कहा कि यस दिस इज अ प्रिंसिपल। तो ये जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं दे ऑल हैव फॉर्म्ड बाय सम प्रैक्टिस, सम एक्सपेरिमेंट्स। तो और ये जितने भी हमारे मैनेजमेंट थिंकर्स हैं उन्होंने स्टडी किया इन सब चीजों के ऊपर। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, दे कैन बी मॉडिफाइड एज पर द चेंजेस। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि यार देखो हम कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है, बट एज पर द बिजनेस इन्वायरमेंट, एज पर द सिचुएशन हमें कुछ कुछ चीजें चेंज करनी पड़ सकती हैं। होता है ना कि हम लोग कई बार हमें एक एप्लीकेशन लिखनी है, अब एप्लीकेशन लिखनी होती है तो हम लोग तुरंत गूगल पे जाते हैं, उसको सर्च करते हैं, बट क्या आप उसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो? नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। हम लोग बहुत सारे रेडीमेड फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हैं बट हम उसे एग्जैक्टली यूज नहीं कर सकते, हमें उनमें चेंजेस करने पड़ेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट, कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर चेंजेस करेंगे।
तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसे हैं, गाइडलाइंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो ये थे हमारे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी जो कहता है कि ये हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस जो आपको सिर्फ गाइडलाइंस देते हैं लेकिन रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है। मेनली बिहेवियरल, ये आपको ह्यूमन बिहेव के साथ डील करने में मदद करते हैं। कंटिंजेंट सिचुएशनल है, जैसे सिचुएशन है वैसे आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करते हो। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये आपको बताते हैं कि आपके मैनेजर एक्शंस का क्या इफेक्ट हो सकता है। फॉर्म्ड है बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि हमने इसके ऊपर स्टडी किया है, ऑब्जर्वेशन किया है। और फ्लेक्सिबल, यानी कि चेंजेस के अकॉर्डिंग हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे अंडर ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज की कैंटीन में फ्रूटी और फेंटा पीने गए। सो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा और आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। सो बच्चों लोग अच्छे से यहाँ तक आप अपने इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए और आप लोगों से मिलते हैं एक अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बच्चों लोग टिल देन टेक केयर, बाय बाय।